बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो कश्मीर की हमने बात करनी है, लेकिन इमरान ख़ान साहब के हवाले से एक ख़बर चलाई गई मीडिया पे, और ख़बर ये थी कि इमरान ख़ान साहब को अस्पताल में मुंतकिल किया गया। फिर फ़ौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कुछ लोग वहाँ पे गए, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है, बड़ा लंबा अरसा हो गया है इमरान ख़ान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई, और कुछ पता नहीं है कि उनकी सेहत कैसी है, कुछ पता नहीं है कि उनकी आँख की हालत कैसी है। उन्हें कैद तन्हाई का एक टॉर्चर दिया जा रहा है। देखें, अगर इमरान खान साहब के ऊपर जितने मुकदमात हैं, फ़र्ज़ कर लें एक लम्हे के लिए कि वो दुरुस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या आप एक कैदी के तमाम हकूक़ छीन सकते हैं? इमरान खान साहब को नाकर्दा जराइम की सज़ा दी जा रही है। यानी किसी भी अदालत ने कभी भी ये नहीं कहा कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जाए। कैद तन्हाई खुद एक टॉर्चर है, और किसी अदालत ने इमरान खान साहब पे टॉर्चर करने का हुक्म नहीं दिया, या अपने फ़ैसले में ऐसी कोई बात नहीं कही। और ये कितना बड़ा टॉर्चर है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, क्योंकि मैं 5 महीने तक बिल्कुल अकेला था। एक छोटी सी कार के अंदर, एक छोटी सी जगह पे उन्होंने मुझे फेंक दिया था, और मैं 5 महीने तक बिल्कुल अकेला था। तो मैं ये जानता हूँ कि वो कितना तकलीफ़ दे है, जैसे इमरान खान को इस वक्त रखा गया है। ये बहुत बड़ी ज़हनी अजियत है, ये जिस्मानी टॉर्चर से भी बड़ा टॉर्चर है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोग गए, जुनैद अकबर भी गए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, शाहिद खट्टक और दीगर लोग भी गए। उन्होंने कहा जी हमने पूरा अस्पताल चेक किया, इमरान खान को यहाँ पे अस्पताल में नहीं लाया गया। ये खबर क्यों चलवाई गई, किसी सोर्स नहीं दी होगी। अब बहुत मुमकिन है कि मीडिया को अपने किसी सोर्स से ये खबर मिल गई हो अस्पताल में। बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन भी हो जाता है, गलत खबर भी चल जाती है, खबरों का फ़्लो बहुत तेज़ होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि माहौल ऐसा है आजकल, हर चीज़ को देखा जाता है शक की नज़र से, कि बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने या हुकूमत ने किसी चीज़ से तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि देखें इनके पल्ले तो कख नहीं है। जो कश्मीर में इन्होंने कर छोड़ा है, जिस तरीके से लोगों को इन्होंने दीवार के साथ लगा दिया, अब कश्मीरी डट कर खड़े हो गए हैं। कश्मीरियों का रद्द-ए-अमल पाकिस्तानियों के रद्द-ए-अमल से मुख्तलिफ निकला। यानी अगर लाहौर के लोग एक दिन भी इस तरह निकलते, लाहौर की जो आबादी है वो टोटल कश्मीर की आबादी से डबल से ज़्यादा है। कश्मीरी तो 4-4.5 मिलियन है, और लाहौर में 1 करोड़ से ज़ायद की आबादी है। सिर्फ लाहौर के लोग ही कश्मीरियों जैसा रद्द-ए-अमल देते तो आज सूरत-ए-हाल कुछ और होती। 1 लाख के करीब घरों में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लेकिन किसी ने बॉदर ही नहीं किया। और कश्मीर में जब पुलिस जाती है या एफसी जाती है, वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जाते हैं, वो जब चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने लगते हैं, लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, तो अभी कोटली से ताज़ा मनाजिर आए हैं। इससे पहले कई इलाकों से मनाजिर आ रहे हैं कि लोग पुलिस को ही घेर लेते हैं। यानी किसी के घर में पुलिस घुसी है, पूरे इलाके के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने पुलिस को घेर दिया। बताओ जी क्यों लेके जा रहे हो, वजह क्या है, इनके घर में क्यों घुसे हो, वारंट दिखाओ, कोई कानूनी कार्रवाई कर रहे हो तो उसका जवाब दो। तो लोग पकड़ लेते हैं पुलिस को, वहाँ फिर पुलिस मिन्नतें कर रही होती है जी कि आप वापस जाने दें। अच्छी बात यह है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो फिर जब पकड़ लेते हैं पुलिस को या सिक्योरिटी फोर्सेस को, फिर वो मारते नहीं हैं, वो उनकी वीडियो बनाते हैं और वो उनसे कहलवाते हैं कि देखें अब आप बताएं कि क्या आप हमारे साथ जायज़ कर रहे हैं या नाजायज़ कर रहे हैं, क्या आप हमारे साथ ज़्यादती नहीं कर रहे हैं, आप हमारे घरों में घुस रहे हैं, हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। देखें हम आपको आप कह के बुला रहे हैं, आप हमें मारते हैं। जब हम आपके काबू आते हैं आप डंडों से मारते हैं, गोलियों से मारते हैं, लेकिन जब आप हमारे काबू आते हैं, देखिए हम आपको नहीं मार रहे, आपको इज्जत से बिठाया, आपको पानी भी पिला रहे हैं। हालांकि जिन पुलिस वालों को गोलियां लगी, जख्मी हुए, उन्हें भी जो मकामी लोग हैं वही रेस्क्यू कर रहे थे, उनको उठा कर लेकर जा रहे थे। अब ये इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उन्हें गोलियां कैसे लगी और क्या हुआ। बहरहाल मेरे पास कुछ तस्वीर और वीडियोज़ आई हैं, मैं देखकर हैरान रह गया। मैं ये चीज़ें दिखाना नहीं चाहता, इसलिए कि इससे और ज़्यादा नफरत फैलेगी, और ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, नकाबपोश लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, अस्पताल में मरीजों को कौन मारता है, उन पे टॉर्चर कौन करता है, इसकी वीडियोस मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के लोगों के पास, वो शेयर भी कर रहे हैं। यानी मैंने बहुत सारे लोगों को मना किया, मैंने कहा यार इनको यहाँ दबाओ, वीडियो को बस ख़त्म करो, आपने मामला हल करना है, अपने और नफरत नहीं फैलानी और लड़ाई नहीं करनी, तो फॉर गॉड सेक इस लड़ाई को ख़त्म करें। जो कुछ इस वक्त लोगों के मोबाइल फ़ोन्स के अंदर हैं, जो वीडियोस बन चुकी हैं, अगर ये सारी पब्लिक हो जाएं तो दुनिया में क्या मजाक उड़ेगा पाकिस्तान का, बड़ी बदनामी हो जाएगी। और अब कुछ थोड़ी सी इतलात आ रही है कि शायद मुज़ाकरात हो जाए, क्योंकि शहरी डट कर बैठ गए हैं। इस वक्त की सिचुएशन क्या है वो मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी का एक अकाउंट है, वहाँ से जो खबर आती है ऑफिशियली वो ये है कि लॉकडाउन और लॉन्ग मार्च जारी है, आर्जी तौर पर रावलाकोट शहर के अतराफ दर्दे दिए गए हैं, हम हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, क़यादत के फ़ैसलों को फॉलो करें, बरसती हुई गोलियों में पुरअमन रहकर हम हुक्मरानों को आसाबी शिकस्त दे चुके हैं। लॉन्ग मार्च ख़त्म होगा
और हमारे तस्लीम शुदा मुतालबात पर अमल करने पड़ेंगे और जब तक आखिरी कश्मीरी जिंदा है ये लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। उमर नज़ीर कश्मीरी ने यह कहा। एक और स्टेटमेंट उमर नज़ीर कश्मीरी के अपने अकाउंट से भी आया हुआ है। वो ये कहते हैं कि लॉकडाउन और लॉन्ग मार्च जारी है। आर्जी तौर पर रावलाकोट शहर के अतराफ धरने दिए गए हैं। हम हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अफवाहों पर बिल्कुल कान ना धरें, क़यादत के फ़ैसलों को फॉलो करें। हम पुरअमन रहकर हुक्मरानों को आसाबी शिकस्त देंगे। लॉन्ग मार्च ख़त्म होगा और एक ही सूरत में ऐसा मुमकिन है कि लॉन्ग मार्च ख़त्म हो जाए कि हमारे जो मुतालबात हैं जिनको पहले तस्लीम किया गया था उन पर अमल दरामद करो। नहीं तो जब तक आखिरी कश्मीरी ज़िंदा है तब तक ये मार्च ज़िंदा रहेगा। फतह की सिमत मुत्तहिद, बड़े चलो बड़े चलो। ये जनाब एक ट्वीट सरदार उमर नज़ीर का जो ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ से एक ट्वीट किया गया है। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि लॉन्ग मार्च और धरने जारी हैं और रावलाकोट को तीनों तरफ से घेरा हुआ है लोगों ने और वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में। रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत बड़ी तादाद में। एक बात आप और याद रखिएगा कि कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहाँ पे ज़्यादा देर तक आप दवाइयों की, फ्यूल की और अजनास की यानी खाने पीने की अशिया की आप सप्लाई रोक दें तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हुकूमत को जल्दी ये सारी चीज़ें हल करनी पड़ेंगी। हुकूमत को जल्द अज जल्द इन मामलात को निपटाना पड़ेगा। वो ज़्यादा दिनों तक इस सिचुएशन में नहीं रह सकते और ये एक आसाब की लड़ाई होती है। इस वक्त आसाब की लड़ाई है। हुकूमत ये देखना चाहती है कि कश्मीरी कब तक बैठते हैं। हो सकता है कश्मीरी थक कर वापस जाना शुरू हो जाए, इनकी तादाद कम हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने ऐसी चीज़ें होती हुई देखी। उन्होंने देखा जब धरने पे लोग बैठ गए तो थोड़े अरसे में वो कम होते होते आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए और फिर वो लोग शाम को आ जाते थे, सुबह चले जाते थे। पाकिस्तान में हर तरह के धरने में हर जगह पे यही ट्रेंड देखा गया। लेकिन कश्मीरी जो है वो सारे काम काज छोड़ के वो वहाँ आकर बैठ गए। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि रावलाकोट और सराउंडिंग में लोगों ने एक एक महीने का राशन इकट्ठा कर लिया। कई लोगों ने इससे ज़्यादा का राशन भी इकट्ठा कर लिया। मुझे कई मेरे सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने बताया था कि उनके अपने घर वालों ने राशन इकट्ठा किया है एक एक दो दो महीने का और इजाफी राशन इसलिए इकट्ठा किया है कि आसपास के लोगों को अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें भी राशन दिया जा सके। तो कश्मीरियों ने पूरी तैयारी की और वह तैयारी के साथ अपने मुतालबात के हक़ में निकले हुए हैं। मुराद सईद ने नाज़रीन यहाँ पे एक ट्वीट किया है इस सारी सिचुएशन को लेकर। देखें, जो कॉलम लिखा ना सोहेल वड़ाइच ने, उसने एक नई बहस को छेड़ दिया कि जनाब शायद ये हुकूमत जाने वाली है। तो मैं आपको क्लियरली पिछले वीलॉग में कह चुका हूं कि आसिम मुनीर साहब की जो एक इंश्योरेंस है ना वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी है। ये शरीफों का ख़ानदान और जरदारियों का ख़ानदान, इनकी नौकरी आसिम मुनीर साहब ने करनी है। इसके अलावा उनके पास रास्ता कोई नहीं है। और दूसरी जानिब शरीफों की और जरदारियों की इंश्योरेंस आसिम मुनीर के जूते पॉलिश करने में। ये अब एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम हो गए हैं क्योंकि अवाम इन सबसे नफरत करती है। आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लें, सोशल मीडिया के ऊपर देखें आपके साथ क्या होता है। सोशल मीडिया छोड़ें, आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी बंदे से पूछें तो लोगों को आपको पता चल जाएगा। या पाकिस्तान के बाहर तो मैं मिलता हूं लोगों को, ये सारे पाकिस्तानी हैं जो मुझे मिलते हैं, कोई नाम भी नहीं सुनना चाहता। इसी तरह PMLN और पीपल्स पार्टी भी बहुत नफरत समेट चुके हैं। तो अवाम में तो ये लोग जा नहीं सकते। अब इंश्योरेंस पॉलिसी ये एक दूसरे की है। आसिम मुनीर के पास फौज की ताकत है, बंदूक है, और ये पॉलिटिकल लोग हैं, इन्होंने मिलकर सिस्टम को कैप्चर किया हुआ है और ये सारे मिलके इमरान खान को दीवार के साथ लगा रहे हैं। किसी को कोई लगता है कि ये हुकूमत चली जाएगी, कोई नया इलेक्शन आ जाएगा, कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, तो नहीं होगा। जब तक आप उंगली टेढ़ी नहीं करेंगे घी नहीं निकलेगा। ये बात सोहेल आफरीदी ने की थी एक दिन और उन्होंने कहा था कि ये अब आराम से मसला हल नहीं होगा, यानी ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, ये लातों के बूत बातों से नहीं मानते। तो सोहेल आफरीदी ये बात कहकर गए और बड़े ज़ोरदार तरीके से कहकर गए कि रमज़ान में ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ भी नहीं हुआ। रमज़ान के बाद छोटी ईद आई, फिर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। बकरा ईद आ गई, बकरा ईद में कुछ नहीं हुआ। बकरा ईद के बाद भी कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होना। उसकी वजह यह है कि सोहेल आफरीदी की जितनी मुझे समझ आई है वो अब मफाहमत की पॉलिसी पे चल पड़े। मरियम नवाज से लाख इख्तलाफ करें, लेकिन एक बात उन्होंने ज़बरदस्त कही थी जब वो अपोजिशन में थे। उन्होंने कहा था कि मुज़ामत होगी तो मफाहमत होगी। PMLN ने थोड़ी बहुत जितनी वो मुज़ामत कर सकते थे उन्होंने की और फिर मफाहमत भी शानदार तरीके से हुई। लेकिन वो जो मुज़ामत उन्होंने की ना वो मिली भगत करके की थी। जनरल बाजवा के साथ, जनरल फैज़ के साथ, जनरल नदीम अंजुम के साथ उन्होंने मिल के मुज़ामत भी मिलजुल के की थी, हल्की आंच के ऊपर।
लेकिन यहाँ तो मुज़ाहमत करने वालों को जो किया जाता है, निशाने इबरत बनाया जाता है, वो गोलियां ही मार देते हैं सीधी। हम सब जानते हैं। मुराद सईद ने ट्वीट करके लगभग वैसी बात की है। मुराद सईद ने कहा, जनाब के गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात और गुज़िश्ता दिनों कोटली और इससे कबल रावला कोट में दोहराए गए 26 नवंबर और मुरीदके की तारीख से इन अनासर की खुशफहमी का तो तदारुक हो गया होगा जो समझते थे कि खुदाई के दावेदारों के स्याह दिलों में रहम की कोई रमक बाकी होगी। यानी कोई रहम नहीं है इनके दिल में, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अपनी हुकूमत गिराएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो 20-20 साल के प्लान बनाकर आए हैं। समान 100 बरस का पल की खबर नहीं, ये तो हकीकत है। तो जितने मर्जी आपने प्लान बनाए हो, एक प्लान मेरे रब का होता है, मेरे रब का। हुकूमत किसी की भी नहीं रहती, वो सिर्फ रब की बाकी रहती है। और जो लोग जालिम होते हैं ना, वो तारीख में निशाने इबरत बनते हैं, और ये लोग बनेंगे। इनको जवाब देना पड़ेगा इस जहान में भी, अगले जहान में भी। और फिर मुराद सईद ने दोबारा से मुज़ाहमत करने पे जोर दिया। उन्होंने कहा, जनाब आप इनसे उम्मीद ना लगाएं बिल्कुल भी। और पाकिस्तान के अंदर जो है हुक्मरानों ने जो कुछ किया, उससे एक अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है। पार्टी को तोड़ दिया गया, अवाम से उनका हुक्मरान चुनने का जो हक़ है वो छीन लिया गया। निहत्ते कश्मीरियों पे गोलियां अब बरसाई गई हैं, इससे पहले भी कत्लेआम किया गया है। मुरीद के वाला उन्होंने मिसाल दी, बाकी मिसाल दी। इमरान खान अगर आज बाहर होता तो आज इमरान खान को उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ मैसर होते और उनका पैगाम बाहर आ सकता, तो उन्होंने यही करना था और इससे बढ़ के करना था। उन्होंने कश्मीरियों के साथ उनके हकूक़ के लिए खड़े होना था। ये मुराद सईद का दावा है। फिर उन्होंने कहा, मेरी इतलात के मुताबिक पार्टी ने कल पार्लियामान के बाहर एहतजाज की कॉल दी है। इनसे भी गुजारिश है कि कश्मीर के साथ यकजहती और मुल्क को बचाने के लिए इमरान खान की रिहाई पर गुफ्तगू हो। इंशाल्लाह मेरे हल्का इंतखाब में, उन्होंने कहा 13 जून 2026 बरोज़ हफ्ता दोपहर 2 बजे मटा चौक में कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती और उनके साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ और मुल्क बचाने के लिए इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरा होगा। स्वात के तमाम कारकुनान उसमें भरपूर शिरकत करें। अगर हम आज एक दूसरे का बाजू ना बने तो एक एक करके हमें ऐसे ही मारेंगे जैसे 25 मई 2022 से लेकर 26 नवंबर 2024 तक तहरीक इंसाफ को मारा, जैसे मुरीदके में मारा, जैसे कोटली में मारा, जैसे रावला कोट में मारा, जैसे बरसों से बलूचिस्तान, फाटा और खैबर पख्तूनख्वा में मार रहे हैं। बंगालियों को भूल गए, उनको भी मारा था। बहरहाल मुराद सईद ने भी वो गलतफहमी दूर की है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, रल मिल के चला रहे हैं। ये सिर्फ थोड़े अरसे के बाद आपको एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। इनका जाने का कोई इरादा नहीं है और पीटीआई के लोगों का ऐसा लगता है कि मुज़ाहमत का कोई इरादा नहीं है। लेकिन एक अच्छा काम किया पीटीआई ने। ये जो नाराज़ अरकान वाला एक ड्रामा चल रहा है ना, ये पीटीआई के अंदर, कि जनाब हम नाराज़ हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश नहीं की जाती, भाई तुसी आप कर लो। यानी ये कैसे हो सकता है? और वो लोग दावा कर रहे हैं जिन्होंने कभी इमरान खान का ट्वीट भी रीट्वीट नहीं किया। आप अंदाज़ा करें, ऐसे बुज़दिल लोग हैं। वो लोग निकल निकल के आगे छलांगे मार के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सुहेल अफरीदी ने नहीं किया तो फलाने ने नहीं किया तो उसने नहीं किया तो अली अमीन ने नहीं किया। जिन लोगों ने कभी इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट भी नहीं किया, वो लोग आकर इस किस्म की बातें कर रहे हैं। मैं हैरान हो रहा हूं। जिन्हें मैंने कभी गोली लगे हुए देखा ही नहीं, जिन्हें मैंने कभी डंडे खाए हुए देखा ही नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने गिरफ्तारियां भी नहीं दी, या लंबे लंबे अरसे के लिए बंदे गिरफ्तार हो जाते हैं, वो भी नहीं हुआ इनके साथ। और अब ये आ गए हैं चूड़ी खाने के लिए, मजनू बनने के लिए। तो अजीबोगरीब सूरत हाल है इनकी। बार पीटीए ने फैसला किया कि नाराज अरकान को मनाने के लिए बिल्कुल कोई राब्ता ना किया जाए। ज़बरदस्त बात है, ना करें राब्ता इनसे, बहुत अच्छी बात है। ये भी वैसे भी एक ड्रामा है और सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने उठाया हुआ है, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर उठाया हुआ है। वैसे आप मीडिया पे इमरान खान का नाम नहीं चला सकते, लेकिन नाराज अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या कोई प्रेस ब्रीफिंग करें या मीडिया के साथ बातचीत करें या किसी प्रोग्राम में आए तो वहाँ पर आप इमरान खान का नाम चला देते हैं। तो लोग रोटी को चोची तो नहीं कहते ना, लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। नाज़रीन, इकनॉमिक सर्वे और पाकिस्तान आया और इस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में जिस शख्स की एक महीने की आमदनी 8,483 रुपये है, वो शख्स पाकिस्तान में गरीब नहीं है। देखा आपने, वो आदमी जिसकी आमदनी पाकिस्तान में एक महीने के अंदर जो आदमी कमा लेता है 8,483 रुपये, वो आदमी गरीब नहीं है। क्या क्राइटेरिया सेट किया है इन्होंने। यानी अगर आप रियल तरीके से देखें ना, दुनिया में जो गरीब आदमी होने का एक क्राइटेरिया है कि इससे कम पैसे कमाने वाला गरीब है, अगर आप उसके ऊपर जाएंगे तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे जी रहा है। लेकिन ये लोगों को गुर्बत से निकालने के बजाय क्या करते हैं, गुर्बत का पैमाना नीचे ले जाते हैं। यानी पाकिस्तानियों को गुर्बत की लकीर से ऊपर नहीं लेकर आना,
बल्कि गुर्बत की लकीर को मजीद नीचे ले जाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत की लकीर से ऊपर आ जाएं। कैसा फार्मूला है? 8,483 रुपये। यहाँ पे बरतानिया के अंदर एक आदमी एक दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करे ना, पूरे महीने के सिर्फ एक दिन में 2 घंटे काम करे तो इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेता है। वहां पूरे महीने काम करने वाला आदमी जो 8 घंटे रोज काम करे और काम लगातार करे और पूरा महीना काम करे और उसकी आमदन हो 8,483 रुपए, तो वो गरीब नहीं है। और यहां पे उतने पैसे, उससे बहुत ज्यादा पैसे 2 घंटे कोई भी एक आम आदमी करे ना, कहीं पे भी काम करे, कोई छोटा मोटा काम कर ले, तो वो उससे बहुत ज्यादा पैसे कमा लेता है 2 घंटे में, एक दिन में। कितना फर्क है। लोगों का म्यार जिंदगी कितना गिरा दिया है, लोगों को कीड़े मकोड़े बनाकर रख दिया है इन्होंने। तो अगर ये गुर्बत की लकीर का यही पैमाना है तो सरकारी मुलाजमीन का और जो आपके जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं इनकी तनख्वाहें 10-10 हज़ार कर देना। मेरा सवाल यह है कि फिर आपके मिनिस्टर 10 लाख रुपया क्यों लेते हैं, आपके स्पीकर 10 लाख रुपया क्यों लेते हैं, आपकी काबीना के मेंबर 8 से 10 लाख रुपया क्यों लेते हैं, आपके पार्लिमानी सेक्रेटरीज 10-10, 8-8, 7-7 लाख रुपया क्यों लेते हैं, वो लग्जरी गाड़ियां क्यों लेते हैं? अगर गरीब होने का पैमाना 8,483 रुपये है तो आप इनकी तनख्वाहें 10-10 हज़ार रुपया मुकर्रर कर दें, लेकिन नहीं करेंगे। वहाँ ये बहुत सियाने हैं, इनको पता है कि ये तो उनका चंद घंटे का खर्चा नहीं है। एक खाना खाने जाओ ना होटल के अंदर, आप 8 बंदे जाएं खाना खाने के लिए या 6 बंदों का कुंभा खाना खाने के लिए जाए होटल के अंदर, तो वो बिल बना के 4-5 हज़ार रुपये का आपके हाथ में कम से कम पकड़ा देते हैं। 10 हज़ार रुपये तो वैसे ही बातों बातों में बिल बन जाता है होटल में बैठ के, और ये कह रहे हैं कि गुर्बत की लकीर से नीचे एक वक्त का खाना नहीं खा सकते आप बाहर अगर होटल में खा रहे हैं तो। इतनी गुर्बत पाकिस्तान के अंदर होगी। पूरे खित्ते में जो तालीम की सूरत हाल है वहां पे भी पाकिस्तान ने झंडे गाड़ दिए। एजुकेशन इंडिकेटर्स फ्रॉम HDI के मुताबिक पूरे खित्ते में तालीम के शोबे में हम सबसे पीछे रह गए ऑलमोस्ट। पहले नंबर पे अच्छी तालीम इस पूरे रीजन के अंदर ईरान की है, फिर श्रीलंका, मालदीव, भारत उसके बाद आता है, भूटान उसके बाद आता है, बांग्लादेश उसके बाद आता है, नेपाल उसके बाद आता है और फिर पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद सिर्फ एक मुल्क बचा है और वो है अफगानिस्तान। और पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का ज़्यादा फर्क बचा नहीं है। यानी तालीम के शोबे में, तालीम में फैसिलिटेट करने में जो हालात हमने तालीम के शोबे में किए हुए हैं, जो बच्चों को हम तालीम देते हैं, पाकिस्तान इस पूरे रीजन में सबसे पीछे है। सिर्फ हमारा मुकाबला रह गया अफगानिस्तान के साथ। अगर अफगानियों ने थोड़ी सी मेहनत कर दी ना, या अफगानियों ने थोड़ा सा जोर लगा लिया, तो पाकिस्तान आखिरी नंबर पे चला जाएगा। ये हमारे हालात। हम एक एटमी पावर हैं इस मुल्क में, हमने एटम बम बनाया है, इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े ब्रांड पैदा किए हैं, और हमारी तालीम की हालत आपके सामने, तो मुल्क आगे कैसे जाएगा? हमारी प्रायोरिटी ही नहीं है, इन चीज़ों पे हमारी तवज्जो ही नहीं है। नाज़रीन, एक खबर आई है बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से। सानिया बल्दिया टाउन के हवाले से अदालत ने ऑर्डर दिया और 2 MQM के जो साबिक कारकुनान हैं, 2 MQM के लोग हैं, उनको उन्होंने बरी कर दिया, बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देते हुए। तो अब मुझे ऐसा लगता है, और उसके बाद जो है ना, वो MQM के लोग हैं, वो कुछ ट्वीटें करके ये कह रहे हैं कि जनाब हमसे माफ़ी मांगो, और हमसे कौन माफ़ी मांगेगा, हम पे क्यों इल्ज़ाम लगाया। मैं उस दिन वहाँ गया था जिस दिन सानिया बल्दिया टाउन हुआ था। मुझे याद है आज भी 11 सितंबर 2012 का इंसिडेंट है। हम फौरी तौर पे वहाँ पे गए थे। मैं वहाँ 2-3 दिन रहा, मैं कवरेज करता रहा, मैंने एक एक चीज़ देखी है। हमाद सिद्दीकी और उसके लड़के जिस अंदाज में MQM ने घेरा हुआ था पूरे एरिया को, किसी को पर भी नहीं मारने देते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस भी उनसे डरती थी, हर चीज़ उनके कंट्रोल में थी, वो मीडिया को आगे नहीं जाने देते थे, हर चीज़ को मैनेज करते थे, और हर इंटरव्यू वो खुद देते थे। जब कोई और आकर बात करता था वहाँ अपने लड़के खड़े करते थे। MQM ने जिस तरह यरगमाल बनाया हुआ था, 260 लोग जाम बहक हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट या अदालत ने इंसाफ इस लेवल का दिया कि अब पता चलता है सारे लोग खुद ही मर गए थे। बल्दिया टाउन का इतना बड़ा सानिया हुआ, कुंडियां लगा दी, दरवाजे बंद कर दिए, हर तरफ से लोगों को अंदर घेर के आग लगा के मार दिया गया, और अब खबर ये आती है कि वो खुद ही मर गए थे। यानी कोई अदालती इंसाफ मैसर नहीं है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में इतने बड़े साने के बाद जब इंसाफ नहीं होगा तो कौन अपने आप को महफूज महसूस करेगा? कौन इस मुल्क में सरमायाकारी लेकर आएगा? यहाँ पे तो 260 आदमी मर जाते हैं, इंसाफ नहीं होता, कोई कमीशन नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ पता नहीं चलता कि किसने क्या किया और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। लोग बरी होते चले जा रहे हैं और ताने दे रहे हैं MQM के लोग। मैं MQM को ज़रा थोड़ा आईना दिखा दूँ। एक तो आपके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, मैं ये मानता हूँ।
महाजरों के साथ बहुत जुल्म हुआ, उनको दीवार के साथ लगाया गया, उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और उनके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। बाद औक़ात उन्हें जानवरों की तरह मारा भी गया। इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी जो मावरा अदालत कत्ल हुए। इन तमाम लोगों को अगर किसी ने जुर्म किया था तो अदालत में पेश करना चाहिए था। इन तमाम लोगों को कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए थी। लेकिन MQM भी एक दौर के अंदर पूरे फिरौनियत पे उतरी हुई थी। जिस तरह सेक्टर ऑफिस से फ़ोन आ जाता था, हर तरफ थरथल्ली मच जाती थी। इनकी राब्ता कमेटी का मीडिया के दफ्तर में फ़ोन आ जाता था, वहाँ पे सांप सूंघ जाता था। फिरौन के लहजे में बात करते थे ये लोग, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं देखता था, इनका फ़ोन आता था, पूरे न्यूज़ रूम में एक आवाज़ लगती थी, MQM का फ़ोन, सन्नाटा हो जाता था बिल्कुल। लोग इतना इनसे डरते थे। हर चीज़ पर इन्होंने कंट्रोल किया था। भत्ता ये MQM वाले वसूल करते थे, अमन कमेटी वाले भी करते थे, पीपल्स अमन कमेटी वो भी करते थे, ये भी करते थे। इनकी आपस की लड़ाई में कितने जवान मारे गए, कितना कराची का नुकसान हो गया, कितनी लूट मार हुई कराची के अंदर। तो MQM बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। फिर इन्होंने डिक्टेटर के साथ मिलकर जिस लेवल का जुल्म किया वो भी हम अच्छी तरह जानते हैं। जो कराची के साथ इन्होंने किया एक डिक्टेटर के साथ मिलकर वो भी हम जानते हैं, और जो पीपल्स अमन कमेटी ने बाद में किया वो भी हम जानते हैं। तो ये कोई भी सक्का सवित्रा बनने की कोशिश ना करे। हाँ, यहां पे वो कह रहे हैं जनाब माफ़ी मांगी जाए, तो भाई माफ़ी तुम मांग लो ना पहले, जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया, जो कुछ लोगों के साथ किया। तो यहां आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। तो ये अफसोस मुझे इस बात का है कि इतने साल गुजर गए, आज 15 साल हो गए और इंसाफ नहीं हुआ। सानिया बल्दिया टाउन का, फैक्ट्री का 260 लोग शहीद हुए थे। किसी अमीर आदमी का बच्चा मर जाता तो मैं देखता इंसाफ हो जाता। बिलावल की बहन के ड्रोन लग जाता है यहाँ पे आसपा जरदारी के, रोला पड़ जाता है, ब्रेकिंग न्यूज़, ये वो फलाना ढमकाना, बंदे उठा लो, मीडिया उठा लो, इसको उठा लो। तबैयाँ फेर दी थी इन्होंने। इनको जुकाम हो जाए तो पूरी दुनिया ये हिला देते हैं। और यहाँ पे 260 गरीब लोग जो घर से रोटी कमाने गए हुए थे, कोई जवाब देगा इसका? अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।